बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इस सूचकांक की शुरुआत 2010 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा की गई, जो जीवन के विभिन्न आयामों में व्याप्त निर्धनता का गणितीय आकलन करता है। स्कूल में प्रवेश की औसत आयु, शिक्षा, स्कूलिंग के औसत वर्ष, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, पोषण युक्त आहार, जीवन स्तर, शुद्ध पेयजल, ईंधन, आवास, संपत्ति, विद्युत, शौचालय। बेरोजगारी, कार्य करने के इच्छुक क्षमता, व्यक्ति को प्रचलित दर पर कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। आर्थिक शब्दों में श्रम बल, कार्यबल, बेरोजगारी। जनसंख्या का वह भाग जो श्रम करने में सक्षम है, 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग। कार्यबल, श्रम बल का वह भाग जो किसी भी रूप में कार्य में संलग्न है। श्रम सहभागिता दर, श्रम बल बटे जनसंख्या गुना 100। बेरोजगारी के प्रकार। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति प्रचलित दरों पर कार्य करने का इच्छुक ना हो तो ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी की गणना में इन्हें शामिल नहीं करते। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब व्यक्ति प्रचलित दर पर कार्य करने का इच्छुक हो फिर भी उसे कार्य ना मिल पाए तो ऐसी स्थिति अनैच्छिक बेरोजगारी है। चिंता का विषय है। बेरोजगारी की गणना में अनैच्छिक बेरोजगारी ही शामिल होती है। इसके प्रकार: संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, प्रच्छन्न, अदृश्य, छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी के कारण। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी दर आर्थिक समृद्धि में कमी के बावजूद घटकर 4.8% हो चुकी है। फिर भी यह चिंता का विषय है क्योंकि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में उच्च बेरोजगारी दर है। लॉकडाउन अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में कार्यबल बढ़ा है, जिससे संपूर्ण बेरोजगारी दर में तो कमी आई है, परंतु ये अल्पकालिक प्रवृत्ति है। कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, परंतु अधिकतर महिला कार्यबल अवैतनिक है। लगभग 13% ग्रामीण परिवार ही नियमित मजदूरी में संलग्न है। बेरोजगारी के प्रमुख कारण: जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, व्यावसायिक कौशल में कमी, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, वस्त्र, चमड़ा जैसे श्रम गहन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान, मित्र योजना, सूती वस्त्र। आर्थिक मंदी, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम। असंतुलित औद्योगिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में क्रमिक विकास का न हो पाना। गीग अर्थव्यवस्था। गीग कार्य वह कार्य होता है जिसमें कोई उपक्रम प्रति समय या प्रति कार्य के आधार पर अल्पकालिक रोजगार के लिए स्वतंत्र कामगारों के साथ अनुबंध रखते हैं, जिसमें भविष्य में कार्य मिलने का कोई आश्वासन नहीं मिलता है। अधिकतर ये कार्य डिजिटल सेवाएं, जिम, प्लम्बिंग, सौंदर्य क्षेत्र। भारत में बेरोजगारी का मापन। विधिवत रूप से भारत में बेरोजगारी मापन के लिए वर्ष 1973 में भगवती समिति का गठन किया गया। भगवती समिति बेरोजगारी मापन हेतु मानदंड: सामान्य स्तर, वे लोग जो वर्ष में अधिकांश समय बेरोजगार रहे हों, सबसे कम संख्या में। चालू साप्ताहिक स्तर, वे लोग जिन्हें संपूर्ण सप्ताह में अधिकांश समय कार्य न मिला हो। चालू दैनिक स्तर, वे व्यक्ति जिन्हें एक दिन में 1 घंटा भी कार्य नहीं मिलता है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना से चालू दैनिक स्तर पर बेरोजगारी का अपना मापन प्रारंभ किया गया है। मनरेगा से बेरोजगारी कम करने के सरकारी प्रयास। स्किल्ड इंडिया प्रोग्राम, उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकास कार्यक्रम से कुशल श्रमिक तैयार करना। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र को निर्धारित सीमा तक कर्ज देना। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मित्र योजना, सूती वस्त्र उद्योग, MITRA, दीनदयाल उपाध्याय श्रमवे जयते कार्यक्रम, संकल्प से सिद्धि वन धन योजना। जनजाति क्षेत्रों में रोजगार सृजन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने क्षेत्रानुसार भी रोजगार सृजन हेतु कार्यक्रम घोषित किए हैं, जैसे श्रम कानूनों में सुधार, आदर्श स्थायी आदेश, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ई श्रम पोर्टल, डिजी समक्ष इत्यादि। महत्वपूर्ण टिप्पणी: रोजगार विहीन समृद्धि। आर्थिक समृद्धि अथवा
उत्पादन में वृद्धि अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति से अथवा अधिक तकनीकों के उपयोग से की जा सकती है। आर्थिक समृद्धि तभी उचित मानी जाती है जब इसके बढ़ने के साथ साथ रोजगार साधनों का निर्माण भी हो। विगत वर्षों में भारत में देखा गया है कि आर्थिक समृद्धि तो बढ़ गई है, परंतु उस अनुरूप रोजगार साधनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसे रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। कुजनेट्स वक्र, यह वक्र आय असमानता एवं आर्थिक विकास के मध्य उल्टे यू आकार का संबंध दर्शाता है। इसके अनुसार कोई देश जब विकास प्राप्त करता है तो आरंभिक चरण में असमानता बढ़ती है एवं निश्चित समय के बाद असमानता में कमी आती है। डेटा 2019-20 में श्रम बल भागीदारी दर 40.1% थी। बेरोजगारी की दर 4.8%। भारत के कुल कार्यबल में 52 करोड़ श्रमिक शामिल हैं एवं कुल श्रमिकों का 45.6 भाग कृषि कार्य में संलग्न है। कुल कार्यबल में पुरुष कार्यबल अधिक है। हालांकि महिला श्रम बल भागीदारी में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। 53.2 ग्रामीण परिवार स्वरोजगार में संलग्न है। निजी सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं एवं सेवाएं जिन्हें सामूहिक रूप से समाज को उपलब्ध कराया जाता है सार्वजनिक उत्पाद कहलाते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, न्याय व्यवस्था, देश की सुरक्षा एक्सेट्रा। समाज के किसी भी सदस्य द्वारा इन वस्तुओं से लाभान्वित होने पर शेष सदस्यों के लिए इनकी उपलब्ध मात्रा में कमी नहीं आती है। यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सरकार बजट के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराती है। निजी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जो लोगों द्वारा निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग की जाती हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, आवास, मनोरंजन, परिवहन, संचार इत्यादि। समाज के जिन व्यक्तियों द्वारा इन वस्तुओं को खरीदा जाता है केवल वही इसके उपयोग से लाभान्वित होते हैं एवं शेष सदस्यों के लिए इनकी उपलब्धता न के बराबर होती है। यही कारण है कि इसका वितरण प्रभावपूर्ण मांग एवं बाजार कीमतों पर निर्भर होता है। प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा। मेरिट वस्तुएं, इन्हें उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं। सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को जनहित के लिए बढ़ाना चाहती है उन्हें मेरिट वस्तु कहते हैं। अतः इनकी आपूर्ति उपभोक्ता की प्राथमिकता की बजाय सरकार की पसंद पर निर्भर करती हैं, जिन्हें उपलब्ध कराते समय लोगों से राय नहीं पूछी जाती, जैसे कम लागत पर उपलब्ध कराना, सरकारी अस्पताल, विद्यालय, पोषण युक्त भोजन। ऐसी वस्तुएं लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं संपूर्ण समाज को उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि मेरिट वस्तुएं समाज के विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। विचार करें कि यदि मेरिट वस्तुएं निजी क्षेत्र को सौंप दी जाएं तो क्या होगा। गैर मेरिट वस्तुएं, सरकार जिन वस्तुओं के उपयोग को समाज के लिए हानिकारक समझती हैं एवं उन पर रोक लगाती हैं गैर मेरिट वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसे शराब, अफीम, गांजा, जुए के अड्डे, हैंड्स फ्री मोबाइल का वाहन चलाते समय यूज, तंबाकू, हिंसात्मक खेल या फिल्म। सरकार गैर मेरिट वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक टैक्स लेती है आय के जरिए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा नीति। स्वास्थ्य सेवाएं। अमर्त्य सेन के अनुसार स्वास्थ्य एक सामाजिक वस्तु है और एक व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाना चाहिए यदि वह समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम है। यही कारण है कि सामाजिक स्वास्थ्य वस्तुओं का वितरण मूल आवश्यकता माना गया है। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित किया गया है तथा संविधान के भाग 4 में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने का कर्तव्य राज्य का है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस 2015 से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए भारत की ओर से संपूर्ण विश्व को सबसे बड़ी देन है। वैश्विक महामारी को देखते हुए 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य और देखभाल आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में से एक माना गया है एवं कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। रोकथाम, उपचार, देखभाल। स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ। आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विशेषकर सरकारी अस्पताल में एवं प्रशिक्षित स्टाफ की कमी। आबादी के अनुपात में अस्पताल में डॉक्टरों की कमी,
ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का बदतर होना। अधिकांशतः रोगी स्वास्थ्य व्यय का लगभग 60% स्वयं ही वहन करते हैं। असाध्य रोगों का इलाज निजी अस्पतालों में, जिसकी लागत अत्यधिक होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में विषमता, अपर्याप्त वित्तीय पोषण, केंद्र राज्य संबंधों में तल्खी एवं सरकारी अस्पतालों में बढ़ती हड़तालें, सरकारी योजनाओं का अप्रभावी संचालन। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी प्रयास। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लक्ष्य स्वास्थ्य पर होने वाली खर्च को 2025 तक जीडीपी का 2.5% करना। 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 70 वर्ष करना। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर कम करना तथा 2020 तक मात्र मृत्यु दर पूरी तरह समाप्त करना। 2025 तक टीबी रोग को समाप्त करना। 2025 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर तक लाना। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 गर्भाशय के दौरान एवं बच्चों को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर, शिशु दर को कम करना एवं बच्चे के जन्म को सुरक्षित बनाना। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से प्रारंभ। उद्देश्य 2020 तक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 12 बीमारियों के लिए। सघन मिशन इंद्रधनुष फरवरी 2021 से प्रारंभ। उद्देश्य बच्चों व गर्भवती महिलाओं तक पहुंच जो कोविड महामारी के कारण नियमित टीकाकरण में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके तहत 2 चरणों में टीकाकरण कार्य किया जाएगा। पोषण अभियान 8 मार्च 2018। उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती के धात्री के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार करना। केंद्रीय बजट 2021 में पोषण अभियान व अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम का विलय कर मिशन पोषण 2.0 प्रारंभ किया गया, जिसमें 112 आकांक्षी जिले को पोषागत परिणामों में सुधार लाने के लिए सुदृढ़ कार्यनीति की घोषणा की गई। पीएम मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 से सरकार ने गर्भवती व धात्री माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 5 लाख का कौशल से कैशलेस हेल्थ कवरेज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नोडल एजेंसी। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर यूएनए की बैठक में भारतीय पीएम ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में 4 मुख्य दृष्टिकोण रखे हैं। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जीवन शैली में परिवर्तन, असंतुलित आहार से बचाव, फिट इंडिया मूवमेंट, योग, आयुर्वेद व फिटनेस पर जोर, ई सिगरेट पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना। वहनीय स्वास्थ्य सेवाएं। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत। ऑर्डिनल स्टेट की कीमत में कमी, घुटना प्रत्यारोपण में 70% कटौती, पीएम जन औषधि केंद्र, मोहल्ला क्लिनिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपूर्ति, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना। मिशन मोड अभियान, माताएं व बच्चों को स्वस्थ रखना, टीकाकरण, पोषण अभियान व असाध्य बीमारियों का उन्मूलन। शिक्षा नीति। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विस्तार होता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य बनाता है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आज़ादी के बाद प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू, सेकंड नीति 1986 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उच्च शिक्षा, इग्नू व ओपन यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आवश्यकता। पिछली शिक्षा नीति लक्ष्य प्राप्त करने में संपूर्ण सफल नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी औद्योगिक जगत की मांग के अनुरूप नहीं थे। नैतिक आचार व्यवहार प्राप्त करने में असफलता। ज्ञान से अधिक महत्व अंकों को दिया गया। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा में गुणवत्ता में कमी एवं अलग अलग पाठ्यक्रम होते थे। प्रावधान। स्कूली शिक्षा 5+3+3+4। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन। 2 करोड़ स्कूली बच्चों को शिक्षा का मुख्य धारा में जोड़ना। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षण कार्य कराना। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत। बोर्ड परीक्षाओं को आसान करने के लिए मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने पर जोर। 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। उच्च शिक्षा 2035 तक 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ना।
पाठ्यक्रम में लचीलापन, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना, स्नातक प्रथम वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष पर डिप्लोमा और तृतीय वर्ष पर डिग्री, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना, पारस्परिक ज्ञान का प्रावधान जिसमें जनजातीय व स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति का मुख्य लक्ष्य 2030 तक भारत को ज्ञान का वैश्विक महाशक्ति बनाना है। चुनौतियाँ: अपर्याप्त वित्तीय पोषण, शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण अधिकांश राज्यों के स्वयं के स्कूल बोर्ड हैं। खर्चीली शिक्षा प्रणाली प्रतीत दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। अपर्याप्त शिक्षक, कॉलेज शिक्षकों की जवाबदेहिता सुनिश्चित न हो पाना। शिक्षा पर सरकारी प्रयास: सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका: सभी देश राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य आर्थिक विकास प्राप्त करना होता है। इसलिए राज्य निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करता है। आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण करता है, जन सेवाएं संचालित करना है, संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है, उद्योगों की स्थापना और संचालन करवाता है। भारत में आर्थिक विकास हेतु राज्य की भूमिका को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष भूमिका: अश्वभावी विकास नीति निर्माण, आर्थिक व सामाजिक सुविधाएं, सड़कें, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि। औद्योगिकरण में भूमिका: उद्योग नीति निर्माण, निवेश संरचना निर्माण, निजी क्षेत्र का सहयोग व विश्वास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, उत्पत्ति के साधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। इसके लिए भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमिता विकास में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थागत परिवर्तन लाने के प्रयास: नियमों की विसंगतियां दूर करना, एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाना, विदेशी संबंधों को बढ़ावा देना। अप्रत्यक्ष भूमिका: मौद्रिक नीति, केंद्रीय बैंक द्वारा राज्य के निर्देश, इसके राज्य मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रख पाता है, दीर्घकालीन विकास को प्राप्त कर पाता है। प्रशुल्क नीति, विविध कर लगाना, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय घाटे की वित्तीय व्यवस्था, राष्ट्रीय आय व्यय में बचत करना, उद्यम सहयोगी मंच। मूल्य नीति: जब कोई देश आर्थिक विकास के दौर से गुजरता है तो उस देश में व्यय की मात्रा बढ़ती है, लेकिन उसी अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ पाता है, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या होती है। अतः राज्य ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इन समस्याओं का निदान कर उचित मूल्य नीति लागू करता है। भारत में राज्य की भूमिका: 1947 से 1991 तक नियंत्रक के रूप में, 1991 से 2014 तक नियामक के रूप में, 2014 से वर्तमान तक प्रवर्तक, सहयोगी एवं अप्रत्यक्ष भूमिका, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। कोविड के दौरान आर्थिक क्षेत्र: भारतीय अर्थव्यवस्था की कमियां, स्थायी आर्थिक गिरावट से एनपीए संकट में वृद्धि, जीएसटी के संक्रमण अवधि से जुड़े प्रभावों में वृद्धि, सेवा क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आर्थिक अस्थिरता, पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने में असमर्थता, अत्यधिक अनौपचारिक होने के कारण प्रवासी संकट एवं बड़े पैमाने पर रोजगार को क्षति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान जो आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन दर्शाता है, निर्धनता जाल में वृद्धि, वन्य जीवों की बढ़ती उपस्थिति एवं परिस्थिति तंत्र में प्राकृतिक सुधार ने गैर संधारणीय विकास को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। महामारी के बाद परिवर्तन, सामाजिक दूरी एवं लॉकडाउन से घर से काम करने की अवधारणा को सामान्य किया, वर्क फ्रॉम होम, आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान दिया गया, अधिकतम व्यवसायों व संस्थाओं का डिजिटलकरण, वैक्सीन राष्ट्रवाद के कारण वैश्वीकरण की विपरीत प्रवृत्ति को बढ़ाना, टेस्टिंग परीक्षण व्यवस्था से स्वास्थ्य क्षमता, दवा, रसायन क्षेत्र को भरपूर समर्थन मिला है, सामाजिक डिजिटलीकरण और महान नगरीय दबाव में कमी, स्वच्छता मानकों का समावेश, लैंगिक समानता पर विपरीत असर, घरेलू हिंसा। प्रभावी नियामक की समस्या: पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के बाद भी नीति व नियमों का निर्माण करने वाले प्रभावी तंत्र का अभाव देखा गया है। इसे ही प्रभावी नियामक की समस्या कहते हैं, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। नियामक मानकों का अभाव, नीतिगत प्रक्रिया का अकुशल संचालन, नियमों का अप्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव, सरकारी हस्तक्षेप की बढ़ती प्रवृत्ति, सरकारी विभागों में आधुनिकता का अभाव, अप्रभावी समीक्षा तंत्र,
विशेषज्ञों व पेशेवर का अभाव, वैधानिक व्यवसाय शुरू करने से बंद करने तक अत्यधिक कानूनी औपचारिकताएं, विभिन्न नियामक संस्थाओं को वैधानिक दर्जा न मिल पाना, प्रभावी नियामक की समस्या के प्रभाव, संसाधनों का अनुचित उपयोग, कानूनी एवं प्रशासनिक तंत्र में अपर्याप्त जन सहयोग, निजी क्षेत्र में असंतोष की भावना, अत्यधिक औपचारिक के कारण कानूनी विरोधी समाज का निर्माण, समांतर अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव।